यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले जो कल पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। सॉरी फॉर लेट स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर, कल से नहीं होगा, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच था उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। कल हमने चालू किया था इनकम टैक्स। अब एक बात बताइए, सबसे पहली बात यह आती है कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? बोलो क्यों लेती है गवर्नमेंट टैक्स? क्योंकि गवर्नमेंट को आपने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है? इंडिया को डेवलप करना है, इंडिया को रन करना है। एंड एक चीज समझना, उसके लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। किस किस की? सबसे पहला क्या? पावर, और दूसरा क्या? पैसा। पावर कहां से आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। अब एक बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा क्या दे रखा है क्या कि हमारी गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स ले सकती है? आंसर इज यस, दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहां पे ये दे रखा है? तो देखो, आर्टिकल नंबर कौन सा है? 246। और 246 आर्टिकल में एक शेड्यूल है जिसका क्या नंबर है? 7 शेड्यूल। और उसके में 3 लिस्ट है, और उसमें जो पहली लिस्ट है उसको क्या बोला जाता है? यूनियन लिस्ट। और यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 82 बोलता है कि हमारी गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो हमारी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं ले सकती। लेकिन क्या एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कोई और गवर्नमेंट ले सकती है? नहीं। यस। कौन सी गवर्नमेंट ले सकती है? स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर दे रखा है इन द एंट्री नंबर 46 ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझा कि नहीं समझा? समझा। अब एक चीज समझना, गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर इनकम पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट आज तक कोई भी टैक्स नहीं लेती करके। ठीक है, चलिए अब एक बात बताओ, जो गवर्नमेंट है वो पैसा जुटाती कहां से है? तो सबसे पहले गवर्नमेंट के बिजनेसेस होते हैं। गवर्नमेंट के कौन कौन से बिजनेस? जैसे रेलवे है, बीपीसीएल है, ओएनजीसी है, भेल है, एलआईसी है, ये गवर्नमेंट के बिजनेसेस है। उसके बाद में अगर मान लो इससे जो गवर्नमेंट की नीड है वो पूरी नहीं होती, तो गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों से पैसा मांगती है। और ये लोगों से पैसा कौन से फॉर्म में मांगती है? टैक्सेस के फॉर्म में। एक बात बताओ, टैक्सेस दो तरह के होते हैं, वन इज द डायरेक्ट टैक्स, वन इज द इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं? ऐसा टैक्स जो डायरेक्टली आप ही से लिया जाता है, मतलब जिसका टैक्स है वो उसी से डायरेक्टली ले लिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल इज इनकम टैक्स। मेरा इनकम टैक्स है वो किससे लेंगे? मेरे से ही लेंगे, कोई थर्ड पार्टी थोड़ी देगी। मेरा इनकम टैक्स मुझे ही देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है कि इनडायरेक्टली लिया जाता है, मींस जिसका टैक्स है अल्टीमेटली उससे कलेक्ट नहीं होता। गवर्नमेंट को पे करने वाला कोई और पर्सन होता है, लेकिन अल्टीमेटली उसका बर्डन है वो शिफ्ट हो जाता है अल्टीमेट कंज्यूमर पे। जो गुड्स या सर्विस को यूज करता है उस पे अल्टीमेटली वो बर्डन है वो शिफ्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट टैक्सेस। एग्जाम्पल के लिए कल मैंने बताया था जीएसटी। तो जीएसटी में क्या होता है? आपने जो फीस पे किया उसमें एक कंपोनेंट जीएसटी का भी है। वो जीएसटी क्या करते हैं? जीएसटी जो पे करते हैं वो आपने मेरे को पे किया, मैंने वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। गवर्नमेंट के लिए कौन सा टैक्सेस कलेक्ट करना इजी होता होगा, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा आप इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो। डायरेक्ट टैक्स में यहां पे दर्द होता है, दिल में दर्द होता है करके। ठीक है, जब डायरेक्ट टैक्स की बात आती है, और इंडिया में डायरेक्ट टैक्स में आपको बताऊं 43% भी टैक्स लग सकता है। कैसे 43%? सर हमने तो ये सुना है कि आज तक इनकम टैक्स मैक्सिमम 30% ही लगता है। तो ये 43% आप जो रेट बोल रहे हो, ये 43% रेट कहां से लेके आए हो? मैं आपको बताऊंगा, आज या कल में हम सीखेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि 43% रेट कहां से आई है। उसके बाद में एक चीज समझना, तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में आज की डेट में गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा किससे है? डायरेक्ट टैक्स से। पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस से हुआ करता था, बट अब गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू है वो आपके डायरेक्ट टैक्स से है। डायरेक्ट टैक्स से गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा मिलता है। अब एक और चीज समझना, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं या इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं? लॉ पढ़ने वाले हैं। हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं। लॉ में क्या क्या पढ़ेंगे? एक्ट भी पढ़ेंगे, रूल्स भी पढ़ेंगे, कुछ नोटिफिकेशन भी पढ़ेंगे, सर्कुलर भी पढ़ेंगे, केस लॉज भी पढ़ेंगे, और उनका सबका जब कंबाइंड स्टडी करेंगे तब हम बोलेंगे हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं। जो भी सेक्शन है उसको कैसे रीड किया जाता है? तो देखो, जो सेक्शन है, सबसे पहला सेक्शन है, उसके बाद पास में लिखा होता है वो सब सेक्शन है, उसके पास में क्लॉज लिखा हुआ है, उसके पास में सब क्लॉज लिखा हुआ है। लेकिन गाइस ध्यान रखना, हमारे इनकम टैक्स में 3 सेक्शन ऐसी आएगी, एक तो 2 है, एक 10 है, एक 47 है, जिसके साथ में जो भी लिखा होगा वो क्लॉज होगा। क्लॉज कब बोलना होता है, सब सेक्शन कब बोलना होता है? कि अगर कोई लिस्ट दे रखी है किसी चीज की,
और उसमें एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है, एक दूसरे से लेना देना नहीं है एक आइटम का दूसरी आइटम से, तो उसको हम क्लॉज बोलेंगे। बट अगर मान लो लिंकेज है तो उस पर्टिकुलर केस में हम सब सेक्शन बोलेंगे। तो जब भी तुम्हारा आइटम में लिंक नहीं है, जैसे डेफिनेशन, एक डेफिनेशन किसी और चीज की, दूसरी डेफिनेशन किसी और चीज की, आपस में एक दूसरे का लिंकेज नहीं है, वहां पे हम क्लॉज बोलेंगे, और अगर लिंकेज है तो वहां पे हम सब सेक्शन बोलेंगे। हमारे इनकम टैक्स एक्ट में कितनी सेक्शन है? ऐसे नंबर वाइज देखोगे तो 298 इज द लास्ट सेक्शन, बट ऐसा नहीं है। रियल में चेक करने जाओगे तो 600 के करीब सेक्शन है, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना कि जैसे सेक्शन 35 है, ये एक सेक्शन हुई, 35 डी भी है, 35 डी भी है, 35 डी भी है, 35 ए भी है, तो बहुत सारी ऐसी सेक्शन है, कुल मिला के बहुत सारी सेक्शन है। बट डोंट वरी, आपके एग्जाम के लिए बहुत कम सेक्शन है जो रिलेवेंट है, और आपको बहुत कम सेक्शन है वही याद रखनी पड़ेगी। और सेक्शन सच में क्या याद रखनी पड़ती है नहीं रखनी पड़ती, जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा। चलिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, वो बहुत पहले बना था, लेकिन इनकम टैक्स को सपोर्ट करने के लिए यहां पे रूल्स बनाए जाते हैं, जिसको इनकम टैक्स रूल्स 1962 बोलते हैं। ये रूल्स क्या होते हैं? एक्ट को सपोर्ट करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, इनकम टैक्स एक्ट में कोई सेक्शन डाली हुई है कि आपको डेप्रिसिएशन अलाउ होगा एट अ प्रिस्क्राइब्ड रेट। अब रेट्स कहां दे रखी है? वो रूल्स में दे रखी है। वैसे ही अगर ऐसा लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट में कि भैया आपको जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, और वो फॉर्म प्रिस्क्राइब कहां पे करते हैं? वो इनकम टैक्स रूल्स में करते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो इतना पुराना एक्ट है, वो तो कब बना था? 1961 में बना था। उसको बने हुए टोटल आपके 60 इयर्स प्लस हो गए हैं। तो सर उसमें अमेंडमेंट कैसे होते हैं? तो हर साल उसमें अमेंडमेंट होते हैं फिनेंस एक्ट के थ्रू। और फिनेंस एक्ट जो है वो कैसे बनता है? तो सबसे पहले बजट आता है। क्या आता है? बजट। और बजट नॉर्मली कौन सी डेट को आता है? 1 फेब एवरी ईयर। हर साल की 1 फेब को बजट आता है। बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट में सबसे पहले बिल को प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे आपका फाइनेंस बिल 2024 है, वो निर्मला सीतारमण जी ने हमारी पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था एज ऑन द 1 फेब 2024 को। एंड गाइस, वो जो बिल प्रेजेंट हुआ वो लोकसभा उस होने के बाद उसमें लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों जगह डिस्कशन होता है। उस बिल पे लड़ाइयां होती है, उस बिल पे सब जो सांसद है वो अपना अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, और उसके बाद उसको लोकसभा राज्यसभा से पास कराया जाता है और प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए भेजा जाता है। प्रेसिडेंट साहिबा उस पे साइन करती है, और जो प्रेसिडेंट साहिबा है उस पे जिस दिन साइन कर देती है वो आपका फिनेंस बिल ना रह के क्या बन जाता है? फिनेंस एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? फिनेंस एक्ट। तो फिनेंस बिल 2024 जो नंबर 1 वाला था वो फिनेंस एक्ट बना था 2024 ऑन द 15th ऑफ फेब 2024 तक। अब एक चीज समझना, जिस ईयर में इलेक्शन होता है उस ईयर में 2 बजट आते हैं। एक इलेक्शन से पहले जिसको इंटरिम बजट भी बोला जाता है, लेकिन एक इलेक्शन होने के बाद नई सरकार बनने के बाद जो बजट आता है उसको फाइनल बजट या फुल फ्लेज बजट भी बोला जाता है। अब ये वाला करंट ईयर जो है 2024, ये इलेक्शन वाला ईयर है, और इलेक्शन वाले ईयर में यहां पे जो नया बजट आया वो 23 जुलाई 2024 को आया, जिसको फाइनेंस बिल नंबर 2 2024 बोला गया। उसके बाद उसको लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पास कराया गया। 7 अगस्त 2024 को लोकसभा से पास हुआ, 8 अगस्त 2024 को राज्यसभा से पास हुआ, और अब वो प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे, और प्रेसिडेंट साइन आज कल में कर लेंगे। जो डेट आएगी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी डेट को ये फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 है वो कौन सी डेट को बना, मैं आपको बता दूंगा। चलिए, उसके बाद में अपन ने इतना ही पढ़ा था। फिर मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि जो बिल आता है, पहले जो बजट आता है उसमें कोई अमेंडमेंट बोला गया है, और फाइनली जब एक्ट बनता है उसमें जो अमेंडमेंट है क्या उसमें चेंज हो सकता है? आंसर इज यस, हो सकता है। और ऐसा इस बार हुआ है, आपको पता रहेगा। पहले उन्होंने जब बजट लाया था तो बोला इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, कल मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया था। लेकिन जब फाइनली अभी जो एक्ट बन रहा है उसमें उन्होंने वापस से इंडेक्सेशन को रीस्टोर किया है। रीस्टोर का मतलब वापस से वो लेके आए और आपको इंडेक्सेशन है वो इंडेक्सेशन मिलेगा। चालू करते हैं। अब नया बुक लेके आए हो, हेडिंग 2 सबसे ऊपर टॉपिक नंबर 1, और टॉपिक का नाम दो बेसिक्स एंड टैक्स रेट्स। टॉपिक का नाम दो, पहला पेज सुंदर सा हेडिंग दे दो बेसिक्स एंड टैक्स रेट। बेसिक्स
एंड टैक्स रेट, ऑनलाइन वाले बच्चों आपको भी देना है, बेसिक्स एंड टैक्स रेट लिखिए। बेसिक्स एंड टैक्स रेट आपने हेडिंग दे दिया टॉपिक का, टॉपिक नंबर 1। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, टू रन एंड डेवलप एनी कंट्री, टू रन एंड डेवलप एनी कंट्री, टू रन एंड डेवलप एनी कंट्री, गवर्नमेंट नीड पावर एंड मनी, गवर्नमेंट नीड पावर एंड मनी, गवर्नमेंट नीड पावर एंड मनी, फुल स्टॉप। गवर्नमेंट गेट्स मनी फ्रॉम, गवर्नमेंट गेट्स मनी फ्रॉम, गवर्नमेंट गेट्स मनी फ्रॉम businesses, government get money from businesses, comma, taxes and loan, taxes and loan। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, एक लाइन छोड़ के पावर, एक लाइन छोड़ के लिखिए पावर, और पावर को डैश करके लिखिए, पावर के पास डैश करके लिखिए, एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, इन द 7th शेड्यूल या शेड्यूल जो भी आप बोलते हो, इन द 7th शेड्यूल of article 246 of article 246 of constitution of India, article 246 of constitution of India has given power to central government, has given power to central government, has given power to central government to make law on taxes, to make law on taxes on income, to make law on taxes, make law on taxes on income other than agriculture income, other than agriculture income, other than agriculture income। आर्टिकल नंबर कौन सा लिखा है? 246। 246 है, उससे इनकम ये ले सकते हैं। 246 ए और है जिससे जीएसटी वगैरह लगता है, वो बाद में आएगा, अभी आपको नहीं देखना। नेक्स्ट लाइन में लिखिए सेम पॉइंट, बट नेक्स्ट लाइन में एंट्री नंबर 46, एंट्री नंबर डैश करके लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन में, एंट्री नंबर 46, एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट, ऑफ स्टेट लिस्ट in 7th schedule of article 246, entry number 46 of state list in 7th schedule of article 246 of constitution of India, of constitution of India has given power to state government, has given power to state government to make law on taxes, to make law on taxes on agriculture income, on agriculture income। मुझे एक बात बताओ, जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो एटलीस्ट आपको यह पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में हम करने वाले क्या है। मुझे बताओ, जो इनकम टैक्स हम पढ़ने वाले हैं, आप मुझे यह बताओ इस सब्जेक्ट में हम क्या करने वाले होंगे, क्या सीखेंगे इस सब्जेक्ट में, क्या सीखेंगे इस सब्जेक्ट में? इस सब्जेक्ट में क्या करेंगे भाई? ड्राइंग क्लास में आप ड्राइंग करना सीखते हो, हाँ,
अगर मान लो कोई आपने इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ी तो उसमें इकोनॉमिक्स के, हाँ वो इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करता है, माइक्रो इनकम टैक्स में क्या सीखोगे आप, क्या करोगे? हाँ, इस सब्जेक्ट में हम क्या सीखेंगे? हाँ, ऑनलाइन वाले किसी ने बोला इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स ही सीखेंगे ना, क्या सीखेंगे इस सब्जेक्ट में? इस सब्जेक्ट में बेसिकली हम किसी भी पर्सन की इनकम निकालना सीखेंगे और उस इनकम पे टैक्स निकालना सीखेंगे। बड़ा सिंपल सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट में होगा क्या बेसिकली कि कोई भी पर्सन है, जैसे मैं हूं, कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसकी इनकम कितनी है वो निकालेंगे और इनकम के साथ में क्या निकालेंगे? टैक्स। तो एक लाइन छोड़ के लिखो, इन दिस सब्जेक्ट we have to calculate total income and tax liability of person. In this subject we have to calculate total income and tax liability of person. हम इस सब्जेक्ट में टोटल इनकम निकालेंगे और उसके साथ साथ में उस पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे। अब इधर देखो, हमारे इनकम टैक्स में क्या होता है, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। आपकी जो इनकम है ना, उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। मतलब आपकी जो इनकम होती है उस इनकम को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 5 सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है। अब आप बोलोगे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है मतलब क्या होता है? जैसे इधर देखिए सब लोग, ये जो आपकी इनकम होती है, आप ये समझ लीजिए कि ये आपके 5 अलग अलग घर है। सबसे पहला घर है, इसको बोला जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी कि किसी भी पर्सन की जो सैलरी हेड से इनकम होती है ना, वो इस हेड में जाती है, मींस इस घर में चली जाती है सैलरी हेड से इनकम। उसके बाद जो दूसरा हेड है वो आपका होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड चौथा हेड होता है कैपिटल गेन, और पांचवा हेड होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इधर देखिए सब लोग, मींस आपकी जो इनकम होती है ना, वो इनकम बेसिकली 5 हेड में डिवाइड होती है। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा जो आता है दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा जो आता है दैट इज इनकम फ्रॉम आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा जो आता है दैट इज द कैपिटल गेन, पांचवा जो आता है दैट इज द अदर सोर्सेज। ठीक है, चलिए अपने को लिखना नहीं है, आप पहले समझिए। किसी की भी इनकम होती है, वो इनकम को 5 हेड में या 5 सेगमेंट में डाला गया है। 5 तरीके की इनकम हो सकती है। अब आप मुझे पूछोगे ऐसा क्यों? हमने अकाउंट में तो क्या सीखा हुआ है, जो इनकम आती है वो P&L के क्रेडिट में जाती है और जो खर्चे होते हैं डेबिट में आते हैं। लेकिन आप यहां पे क्या बोल रहे हो कि आपकी जो भी इनकम होगी वो 5 हेड में, 5 सेगमेंट में डाली हुई है। ऐसा क्यों किया भाई? ऐसा ही कर लेते, P&L में इनकम आई, क्रेडिट साइड खर्चा हुआ, डेबिट साइड ये सब कर लो। लेकिन मैं बताऊं, इनकम टैक्स में इनकम को 5 अलग अलग सेगमेंट में, 5 अलग अलग हेड में बांटने के पीछे कुछ लॉजिक्स है। सर क्या लॉजिक है? पहला लॉजिक, तो पांचों हेड की जो इनकम का कंप्यूटेशन होता है ना, उसका मेथड अलग अलग है। सैलरी की इनकम कंप्यूट करने की मेथड अलग है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करने की मेथड अलग है, बिजनेस की कंप्यूट करने की मेथड अलग अलग है। सर ऐसा क्यों? मेथड अलग अलग क्यों बनाई? सर बिजनेस में तो क्या होता है, बिजनेस में देखो, बिजनेस की मेथड सिंपल है, P&L बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, जो इनकम होगा वो क्रेडिट में डालो, जो खर्चे हैं वो डेबिट में डालो, जो बचेगा वो तुम्हारा बिजनेस का इनकम है, उस पर टैक्स भर दो। लेकिन सैलरी हेड में तो कोई खर्चे होते भी नहीं है। आप एक बात बताओ, आपके भैया है या आपकी बड़ी सिस्टर है, वो कहीं जॉब करते हैं, सैलरी कमाते हैं, उनका खर्चा क्या होता है?
खर्चा है कुछ उनका? क्या खर्चा है? क्या खर्चा? सैलरी का खर्चा क्या है? सैलरी की इनकम कमाए उसके सामने खर्चा क्या होता है? अब वो तो एक बात बताओ, क्या होगा अगर मान लो ऐसा बोला है कि भाई जो पीएनडल के क्रेडिट में इनकम डालो, डेबिट में तुम्हारे सब खर्चे डालो, तो तुम्हारे बड़े भैया, तुम्हारी बड़ी बहन सब खर्चे डाल देंगे, अपने लिए कपड़े खरीदे मिंत्रा से पीएनडल के डेबिट में, अपने लिए मान लो जूते खरीदे नए, क्योंकि जॉब पे जाना है, जूते तो पहनने पड़ेंगे, अच्छे नए कपड़े पहनने पड़ेंगे, नया मेकअप का सामान खरीदना पड़ेगा, सब पीएनडल के डेबिट में, और बोलेंगे हमारे सैलरी से इनकम तो निल हो गई और कुछ टैक्स भरने की जरूरत नहीं, जो बचा था वो बड़ा पाव खा लिया, ऐसा कर देंगे। तो इसके लिए लॉ मेकर्स ने क्या कर रखा है, हर हेड का कंप्यूटेशन का मेथड अलग अलग कर रखा है कि सैलरी में कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा, ऐसा लिखा हुआ है कि आप अपने कपड़ों के खर्चे, ये मेकअप का खर्चा वगैरह आप कहीं कुछ नहीं डाल सकते। सैलरी में कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन रहता है, जैसे आपने सुना होगा कि 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, या फिर उसमें जो है अभी अगर आप नए जो टैक्स रेट है उससे टैक्स भरोगे तो 75,000 का मिलेगा। और सैलरी में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता, फिर सैलरी में अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स आपको जो मिलते हैं उस पर भी टैक्स लगता है। जैसे आपको ईसॉप मिल गया, ईसॉप सुना? ईसॉप का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो क्या ईसॉप मिला, उस ईसॉप पे कैसे टैक्सेबिलिटी होगी, वो सब सैलरी में दे रखा है। तो एक चीज समझना, इसलिए ये 5 हेड में इनकम डालने के पीछे का रीजन, पहला रीजन ये है कि पांचों हेड की इनकम का कंप्यूटेशन करने की मेथड अलग अलग है। अब मुझे एक बात बताओ, सैलरी हेड में कौन सी इनकम आती होगी जो आपको सैलरी से मिल रही है? मींस जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो और जॉब करते हैं तो वहां से हमको सैलरी मिलती है, तो सैलरी से जो भी इनकम होगी वो इस घर में चली जाएगी। अब क्वेश्चन यह आता है कि सर इस घर के बाद ये दूसरे घर का नाम लिखा है आपने, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आप बताओ इसमें कौन सी इनकम जाती होगी? आप बताओ बताओ बताओ, इसमें कौन सी? हाँ, किसी ने बोला बड़ा सिंपल है सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नाम से ही पता चलता है कि हाउस प्रॉपर्टी से जो रेंट मिलता होगा वो यहां पे जाता होगा। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी बेच दिया, वो कहां जाता होगा? इस हेड में जाता होगा या कैपिटल गेन में जाता होगा? कैसे पता चला आपको? हाँ, कैसे पता चला कि यार ये तो कैपिटल गेन में जाएगा? अगर मान लो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब हाउस प्रॉपर्टी है और उस पे जो रेंट मिलता है वो इस हेड में जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपका हाउस प्रॉपर्टी एक कैपिटल असेट है, उसको बेचने से जो प्रॉफिट होगा वो कहां जाएगा? कैपिटल गेन में जाएगा। वो कहां जाएगा? कैपिटल गेन में। तो हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम जाती है? जैसे आपने अपना घर है या आपकी दुकान है, जो हाउस प्रॉपर्टी में कमर्शियल भी आता है, रेसिडेंशियल भी आता है, उसको अगर आपने किसी को भाड़े पे दिया है और उसका भाड़ा जो आता है, दैट रेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन में कौन सी इनकम जाती होगी? आप बताओ, तीसरे हेड में कौन सी जाती होगी? अगर आप क्या करते हो, बिजनेस या प्रोफेशन, मींस अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो या प्रोफेशन करते हो तो उससे जो इनकम होगी वो तुम्हारे बिजनेस एंड प्रोफेशन में चली जाएगी। एंड चौथा घर है कैपिटल गेन। वो कैपिटल गेन में कौन सी इनकम जाती होगी? अगर आपकी कोई कैपिटल असेट है और उस कैपिटल असेट को आपने बेच दिया, जैसे आपके पास शेयर थे, आपने शेयर बेच दिए, आपके पास ज्वेलरी था, आपने ज्वेलरी बेच दिया, आपके पास कोई घर था, खेत था, उसको बेचने से जो इनकम होगी वो कैपिटल गेन में जाएगी। एंड गाइस, अदर सोर्सेज में कौन सी इनकम जाएगी पता है? जो ये चारों हेड में नहीं जाती वो कहां जाएगी? अदर सोर्सेज। आप मुझे बताओ अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम जाती होगी? आप अपने हिसाब से एक बार ट्राई करो कि अदर सोर्सेज में आपने देखो 4 तरह की इनकम तो आपने बता दी कि भाई आप जॉब करते हो, कहीं सैलरी हुआ, इधर जाएगा। आप अगर मान लो आपका घर भाड़े पे दिया, उसका रेंट मिला, वो इधर जाएगा। अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हो, उसका इनकम इधर जाएगा। कैपिटल असेट को बेचते हो, वो इधर जाएगा। बाकी सब अदर सोर्सेस, कौन कौन सी इनकम उधर जा सकते हैं? हाँ,
जैसे किसी ने बोला सबसे पहला कि या तो जैसे आपको डिविडेंड मिला कंपनी से, एक बात बताओ, आपको डिविडेंड मिला तो डिविडेंड कहां जाएगा? क्या डिविडेंड सैलरी है? क्या डिविडेंड हाउस प्रॉपर्टी है? क्या डिविडेंड बिजनेस है? क्या कैपिटल गेन है? नहीं, तो वो कहां जाएगा? अदर सोर्सेज। दूसरा, बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला। अब एक बात बताओ, आपको इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट मिलना बैंक से, ये आपकी सैलरी नहीं है, ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपकी बिजनेस नहीं है, ये आपकी कैपिटल गेन नहीं है, तो अदर सोर्सेज। उसके बाद किसी ने बोला लॉटरी लग गई सर, लॉटरी लग गई। अब लॉटरी लग गई तो लॉटरी जो लगी वो तुम्हारे लिए क्या सैलरी है? क्या हाउस प्रॉपर्टी है? क्या बिजनेस है? क्या कैपिटल गेन है? क्या? तो क्या हो जाएगा? अदर सोर्सेज। एक बात बताऊं, इस घर में दरवाजा ही नहीं है, तो जिसको कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है वो सीधा यहां पे आ जाओ। जिसका कोई माए बाप नहीं है, ये 4 हेड में इनकम नहीं जा रही, अगर ये दरवाजे नहीं खुल रहे, यहां दरवाजा जब खुलेगा जब सैलरी है, यहां दरवाजा जब खुलेगा जब हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, यहां दरवाजा जब खुलेगा जब बिजनेस है, यहां दरवाजा जब खुलेगा जब कैपिटल गेन हो गया कैपिटल असेट पे। गाइस, यहां दरवाजा ही नहीं है। जिसका कोई माए बाप नहीं है उसका अदर सोर्सेज है। अदर सोर्सेज में लिखा हुआ है कि कोई इनकम अगर ये चारों हेड में नहीं जा रही तो वो यहां पे आ जाएगी। अब जैसे मान लो आपके घर पे कोई सोने से भरा घड़ा मिल गया करके, ठीक है, सोने से भरा घड़ा मिल गया करके, ठीक है, घर में खुदाई कर रहे थे आप, बैठे बैठे बोले क्या करे करके, ठीक है, कुछ काम है नहीं, फाउंडेशन का एग्जाम हो चुका है, अब इंटर का एग्जाम, इंटर रिजल्ट आने वाला है, तो बैठे बैठे क्या करे, तो घर में ही खुदाई कर रहे थे, उसमें एक सोने का घड़ा मिल गया। अब सोने का घड़ा मिल गया, इनकम टैक्स वालों को पता चल गया कि बोला आपके घर पे सोने का घड़ा मिला। आपसे पूछा कहां से लाया? बोले पता नहीं कहां से आया, यही था यही था। अब यहीं पे था तो वो इनकम टैक्सेबल होगी, और वो कहां टैक्सेबल होगी? अदर सोर्सेस। क्योंकि कुछ पता ही नहीं, आप यहां पे नहीं जा रही, यहां पे नहीं जा रही, यहां पे नहीं जा रही, तो वो तुम्हारे अदर सोर्सेज में चली जाएगी। समझा कि नहीं समझा? अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे इस सब्जेक्ट में हम क्या करने वाले हैं? किसी भी पर्सन की क्या निकालेंगे? टोटल इनकम, और उस पे क्या निकालेंगे? टैक्स। तो टोटल इनकम बोलते किसको है? टोटल इनकम मतलब इन पांचों हेड की टोटल। क्या बोलेंगे? पांचों हेड की टोटल। अब आप मुझे एक और पूछोगे, सर ये अदर हेड को इनकम को 5 हेड में क्यों बांटा? क्योंकि गाइस मैं बताऊं, हर जगह टैक्स रेट अलग अलग है। आपको मैं बताऊं, कैपिटल गेन होता है ना, उस पे टैक्स रेट बहुत कम होती है। जैसे अभी जो कैपिटल गेन पे टैक्स रेट है वो कहीं 12.5% अगर लॉन्ग टर्म हुआ, तो शॉर्ट टर्म हुआ तो कहीं 20% है, कहीं 30% है। देखेंगे क्या है कैसे है, वो जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे देखेंगे। तो कैपिटल गेन पे टैक्स रेट अलग होती है और बाकी हेड पे टैक्स रेट अलग होती है। अदर सोर्सेज की कुछ इनकम पे टैक्स रेट बहुत ही अलग है। एक बात बताओ, आपके घर पे सोने का घड़ा मिल गया, आपसे पूछा उन्होंने कि कहां से लाया? आप बोला कहां से आया पता नहीं, नदी में बह के आ गया था, हमारे घर के बाजू से एक नदी जाती थी, उस नदी में हमने देखा दूर से कि कुछ आ रहा है, और जैसे ही वो आया हमने देखा, हमने उस घड़े को उठाया, उसमें बहुत सारी सोने की अरफिया थी। क्या अरफिया, अर्शिया क्या बोलता है? असरफिया थी, असरफिया बोलते हैं ना। सोने की बहुत सारी असरफिया थी, सोने की बिस्किट्स वगैरह थी, और ये यहां से आया। हमारे इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं पता है? कि अगर मान लो आपके पास में ऐसा कुछ इनकम आ गया, आपके पास कुछ ऐसा पैसा मिल गया, या आपके बैंक में किसी ने पैसा डाल दिया और आपको पता ही नहीं किसने डाला, आपको पता ही नहीं किसने डाला। जैसे आपके बैंक में किसी ने डाल दिया 1 करोड़ रुपया, किसने डाल दिया? 1 करोड़, और आपसे पूछा गया कि ये पैसा कहां से आया, तो बोला पता नहीं कहां से आया करके, ठीक है। या फिर आप कुछ भी बोल रहे हो, या तो आप बता नहीं रहे हो, या आप कुछ भी वाहियात सी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि मेरे है ना परदादा मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा अगले से अगले जन्म में तुझे जो है वो मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा, तो शायद उन्होंने भेजा है। अगर आप ऐसा बोलते हो ना, तो हमारी इनकम टैक्स में गवर्नमेंट ने एक सेक्शन डाल रखी है कि अगर आपके पास कोई ऐसी इनकम मिल जाती है, ऐसा पैसा मिल जाता है, ऐसी असेट मिल जाती है जिसकी आप एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पा रहे हो, या एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं दे पा रहे हो, मतलब फालतू की बातें कर रहे हो करके, ठीक है, कि बागेश्वर धाम में मैंने रिक्वेस्ट की थी और शायद उन्होंने भेजा होगा, या भगवान जी के मंदिर गया था करके, ठीक है, खाटू श्याम जी, और उन्होंने बोला था कि बेटा तुम्हारे लिए कुछ होगा,
तो शायद उस वजह से भगवान ने भेजा हो। तो वो बोलते कोई बात नहीं, भगवान ने भेजा, हम मान लेते हैं। अगर आपका साथ ऐसा हुआ ना, तो उस इनकम पे टैक्स कितना लगता है पता है आपको? 60% की टैक्स रेट है। कितने परसेंट की? 60% की टैक्स रेट है। उसके साथ साथ में इस पे सरचार्ज लगता है 25%, एंड उस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और लगता है 4%। तो यहां पे 60 प्लस 25, 60 का 25, हां, तो 60 का 25 15 होता है, 15, तो कितना? 75 हुआ। 75 प्लस 4%, 78%। 78% है ये टैक्स रेट होती है अगर आपके घर में सोने का घड़ा मिल जाता है, या भगवान जी आपके बैंक में कोई पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं, या कहीं पे कुछ ऐसा मिल जाता है, आप उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो, तो 78% की टैक्स रेट हुआ करती है। एंड गाइस, इसके साथ साथ जब सीए फाइनल पढ़ोगे तो उसमें मैं पढ़ाता हूं कि इस पे 10% पेनल्टी और लगती है, ठीक है? तो कुल मिला के आपका 88% है वो गवर्नमेंट ले जाती है, बाकी का 12% एंजॉय करो, बोलो भगवान ने दिया है करके, ठीक है? तो बाकी 12% बचता है वो आप एंजॉय करिए, और उस 12% को खर्च करोगे तो जीएसटी और लगेगा करके, ठीक है? तो गवर्नमेंट बहुत टैक्स लेती है। इसमें क्या हुआ पता है आपको? ये जो टैक्स रेट होते हैं ना, ये पहले 16 नहीं थी, ये पहले जो है ना, पहले 30 हुआ करती थी, लेकिन तभी हुआ इंडिया में डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन पता है? जब आपको पता है 2000 के और 1000 के नोट, नहीं 2000 तो था ही नहीं, 1000 के एंड 500 के नोट को बंद कर दिया था। 2016 की बात थी। उस टाइम क्या हुआ? दिसंबर की बात थी, दिसंबर में, नवंबर, 8 नवंबर 2016, ठीक है? तो उस टाइम पे मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया। अब लोगों के पास कैश पड़ा था, तो बोला क्या करे? तो उस टाइम तक क्या था कि अगर आप कुछ नहीं बताओगे तो कुछ नहीं, आपको 30% ही टैक्स लगेगा। तो लोगों ने क्या सोचा कि हम एक काम करेंगे, अपने पास पैसा है, बैंक में जाके जमा करा देंगे और बोलेंगे हमको तो पता ही नहीं कहां से आया था, हम तो सो रहे थे, हमको तो पता ही नहीं किसने हमारे बैंक में डाल दिया, ज्यादा से ज्यादा 30% टैक्स लगेगा। तो उस टाइम अरुण जेटली जी ने यह अमेंडमेंट कर दिया, बोला आप डालो बैंक में करके जाके, और डालोगे तो आपको 78% की रेट से आपको टैक्स लग जाएगा। 78% टैक्स है वो लगेगा। तो ये उस टाइम पे इस सेक्शन को चेंज किया गया। पहले यहां पे 30% ही हुआ करता था, बट फिर उन्होंने बढ़ा के और यहां पे 78% की टैक्स रेट से टैक्स लगना चालू हो गया। तो भाई साहब, आपके बैंक में अगर कोई पैसा डाल दे जबरदस्ती या ऐसा, तो डलवा दो, बैंक में कोई दिक्कत नहीं है। बचेगा कितना? 12% आपके पास, ठीक है? बाकी सब कौन ले जाएगा? गवर्नमेंट, हमारी निर्मला सीतारमण जी है, वो सब पैसा लेके चली जाएगी। चलिए लिखिए नेक्स्ट लाइन में। अब अपन ये किसी भी पर्सन की टोटल इनकम को कैसे निकालते होंगे, तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए। देखो, किसी भी पर्सन की टोटल इनकम निकालने के लिए नेक्स्ट लाइन में लिखिए नेम ऑफ असेसी। ये असेसी क्या होता है? असेसी क्या होता है अभी बताएंगे, हाँ आज अपन यही पढ़ेंगे। असेसी क्या होता है? असेसी के बाद ऐसे डैश डैश कर देना, उसके बाद यहां लिखना प्रीवियस ईयर 24-25। अब आप बोलोगे पीवाई क्या होता है? पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर। क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर, पढ़ेंगे आज। और उसके बाद लिखो एवाई। एवाई मतलब असेसमेंट ईयर। क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। एवाई 25-26, पीवाई 24-25, एवाई 25-26। नेक्स्ट लाइन में लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। किसी भी पर्सन की टोटल इनकम कैसे निकालेंगे? तो किसी भी पर्सन की टोटल इनकम निकालने के लिए बाबू, यहां पे मैं आपको बाबू बोलूंगा, हाँ, क्योंकि मुझे पता है आपकी लाइफ में और तो कोई बोलने वाला है नहीं, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहला कौन सा हेड था? इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा इनकम फ्रॉम
बिजनेस और प्रोफेशन। चौथा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। एंड पांचवा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और इसकी जो टोटल होती है ना, पांचों हेड की, 5 हेड हो गए, इसकी टोटल को बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम, या अपन लोग इसको जीटीआई बोल सकते हैं, जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। और इस ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ डिडक्शन लेस हो सकते हैं। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, समझेंगे। लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर यू एंड स्लैश सी लिखा है मैंने, अंडर चैप्टर 6A। और इसको लेस करने के बाद जो बचता है, इसको बोलते हैं टोटल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम और नेट टैक्सेबल इनकम, या जिसको हम एनटीआई भी बोलते हैं, एनटीआई। कॉपी करो इसको। अंडर चैप्टर 6 को रोमन में लिखा है 6, ऐसे 5 ऐसा होता है, 6A, 6/A। /A। चलिए, इतना हुआ तो बोलो झालं। झालं ही बोलते हैं अपन लोग, महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, झालं में सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? संपलं भी बोलते हैं, संपलं, झालं। जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चों, झाला का मतलब होता है खत्म हुआ, हो गया, ऐसे झालं। चलिए, जैसे तुम्हारा फाउंडेशन झालं, ऐसे ही ना, फाउंडेशन झालं। जैसे पूछते होंगे ना लोग कि भाई तुम्हारा फाउंडेशन, बोला फाउंडेशन झालं। सीए में एक बात तो है, सीए में आने के बाद एंगेजमेंट तो हो जाती है तुम्हारी, ठीक है। लड़का क्या करता है, बोला सीए कर रहा है। हमारे उधर तो पता है तुमको, राजस्थान में जब सीए बनते हैं ना तो न्यूज़पेपर में देते हैं। तुम्हारे यहाँ पे देते हैं नहीं, आई डोंट नो, तुम्हारे यहाँ भी देते हैं? यहाँ पे जो भी सामना वगैरह न्यूज़पेपर आता है होगा, उसमें देते होंगे ना, क्या हार्दिक शुभेच्छा, ऐसा देते हैं। हमारे राजस्थान में सीए बनने के बाद 2 न्यूज़पेपर आते हैं, बहुत फेमस है। वन इज द दैनिक भास्कर, वन इज द राजस्थान पत्रिका। और उसमें ये देते हैं कि लाइक, जैसे मैं जब सीए बना तो इसमें लिखा था कि मेरा नाम भंवर बोराना, सीए बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं, फिर घर वालों के नाम, मतलब मम्मी पापा, दादा दादी, जीजू, भाई बहन, सबके नाम होते हैं, जिनको अच्छा लगा ना लगा सबके नाम होते हैं नीचे, ठीक है। और नंबर भी देते हैं, जिससे कि भाई कोई एंगेजमेंट के लिए आए तो फोन कर ले, वैसा। अब क्या होता है कि अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बनता है तो वहां पे वो भी मेंशन होता है, और उसके लिए लिखते हैं कि प्रथम प्रयास में सीए बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम प्रयास में सीए बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा एक फ्रेंड है जो 3rd अटेम्प्ट में सीए बना। अब मुझे पता है वो 3rd अटेम्प्ट में बना है, क्योंकि 2 बार तो फॉर्म ही मैंने भरा था उसका। तो 3rd अटेम्प्ट में सीए बना, लेकिन उसने पता न्यूज़पेपर में क्या दिलाया, प्रथम प्रयास में सीए बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। तो अपने को बुरा तो लगेगा ना, क्योंकि यार अपन फर्स्ट अटेम्प्ट में बने हैं, वो बंदा 3rd अटेम्प्ट में बना है और न्यूज़पेपर में लिखवा रहा है प्रथम प्रयास में सीए बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे दिल में दर्द हुआ। मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख भाई, मुझे पता है तू 3rd अटेम्प्ट में हुआ है, तो फिर यहां क्यों लिखवाया है प्रथम प्रयास में सीए बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं? वो बोलता है देख, ये तुझे भी पता है कि मैं बना तो 3rd अटेम्प्ट में हूं, लेकिन मैंने प्रयास तो पहली बार ही किया था ना। तो इसके लिए लिखा है प्रथम प्रयास में सीए बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है।
चलिए, और आपको मैं बताऊं, डाउट वाउट आपको आते हैं ना इंटरमीडिएट वालों को तो पूछने का, हाँ, जो फेस टू फेस वाले हैं, जेन्युइन डाउट ऑनलाइन वाले भी, देखो जब मैं पढ़ा रहा होता हूं बीच में नहीं पूछने का, बट आई विल गिव यू सम टाइम, मैं आपको एक विंडो दूंगा जब जिसमें आप डाउट पुट कर सकते हैं, आप डाउट पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है। डाउट कैसा भी हो, कुछ भी हो, पूछ सकते हो। वंस यू नो दैट इन लाइक इनकम टैक्स एक टॉपिक आएगा, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है कि जो बच्चे की इनकम होती है ना, उस पर बच्चा टैक्स नहीं भरता। कौन भरता है? पेरेंट्स। आपको पता है ये कि माइनर चाइल्ड इनकम इज ऑलवेज क्लब इन हैंड्स ऑफ द पेरेंट्स। मतलब मेरा छोटा बेटा है 7 साल का, अगर उसका बैंक में अकाउंट है, बैंक से इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है, तो उसकी इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल होती है। सो वंस आई वॉज एक्सप्लेनिंग दैट कि माइनर चाइल्ड इनकम इज टैक्सेबल और क्लब इन हैंड्स ऑफ पेरेंट्स, एक लड़की ने हाथ उठाया और बोलती है कि सर यू आर सेइंग माइनर चाइल्ड इनकम इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ पेरेंट्स, एंड इफ पेरेंट्स इज माइनर देन व्हाट विल हैपन? सो जेन्युइन डाउट। तो भाई साहब, तो आपके पास ऐसे भी अगर डाउट आते हैं, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है करके, ठीक है। हाँ, राजस्थान का बच्चा था, बोलता है सर पेरेंट्स इज माइनर। वहां तो हमने देखा सर बालिका वधू करके, ठीक है, वो बालिका वधू बन के चली गई थी। क्या नाम था? गोपी। गोपी नाम था क्या उसका बालिका वधू का? हाँ, आनंदी। ओ, और एक वो लैपटॉप धोती है, उसका नाम गोपी। अच्छा, गोपी ने लैपटॉप धोया था ना, उसने सोचा मिट्टी लग गई है तो मैं क्या करूं, तो बंदी ने लैपटॉप धोया और उसके बाद उसको जिस हिसाब से सुखाया है क्या नॉलेज है यार, मतलब अलग ही लेवल का, सच्ची। दैट वाज फन। लिखिए नेक्स्ट लाइन में, एक लाइन छोड़ के इसके बाद लिखिए फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, for computation of total income and tax liabilities, for computation of total income and tax liabilities, for computation of total income and tax liabilities, we should have knowledge of income tax law. We should have knowledge of income tax law. We should have knowledge of income tax law. अब एक चीज समझना, इनकम टैक्स लॉ का अपने को नॉलेज होना चाहिए। ये सब करने के लिए हमको नॉलेज किसका होना चाहिए? इनकम टैक्स लॉ का होना चाहिए। इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या आएगा? इनकम टैक्स एक्ट आएगा। तो एक लाइन छोड़ के लिखो, इनकम टैक्स एक्ट 1961, पॉइंट नंबर 1, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। मुझे एक बात बताओ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, ये जो लगना चालू हुआ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। गाइस, ये एप्लीकेबल हुआ था 1 अप्रैल 1962 से। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, 61 का एक्ट है तो 61 से होना चाहिए था, बट ये 1 अप्रैल 1962 से हुआ था। इसका लॉजिक मैं थोड़े टाइम के बाद समझा दूंगा। लेकिन मुझे आप पूछोगे सर क्या 1961 से पहले या 62 से पहले कभी क्या इनकम टैक्स लगता ही नहीं था क्या? लगता था। देखो, पहले भी इनकम टैक्स लगता था, कौटिल्य के जमाने से लगता था करके, ठीक है। फिर अंग्रेजों ने आया तो उन्होंने भी मतलब इनकम टैक्स लगाना चालू किया। तो पहले अलग अलग लॉ हुआ करते थे। आज की डेट में उसके बारे में ना तो मैं कहानी सुनाऊं, उसका आपके लिए रिलेवेंस है, ना एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव रिलेवेंस है। इनकम टैक्स पहले भी लगता था, ना एग्जाम में वो आने वाला। आपके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, दैट इज द रिलेवेंट, एंड इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 से। अब मुझे एक बात बताओ, इनकम टैक्स एक्ट कहां कहां लगता है? पूरे इंडिया पे लगता है या जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता? इनकम टैक्स एक्ट है वो पूरे इंडिया पे लगता है। इनकम टैक्स एक्ट जो होता है वो पूरे इंडिया पे लगता है, मतलब इंडिया में जो आप इनकम कमाओगे उस पे इनकम टैक्स एक्ट लगेगा, पूरे इंडिया पे लगेगा। अब एक बात बताओ, इंडिया में क्या, अगर मान लो इंडिया जो है वो इंडिया की जमीन पे आपने इनकम टैक्स कमाया तो इनकम टैक्स लगेगा। अगर हवा में कमाया तो लगेगा या नहीं? जैसे आप हवा में उड़ रहे थे और हवा में आपने कुछ ऐसा इनकम कमा ली बैठे बैठे,
हवा में आप उड़ रहे थे करके, ठीक है, पंख लगा के, और हवा में उड़ते उड़ते आपने कोई इनकम कमा ली, तो क्या उस पर भी टैक्स लगेगा या नहीं? हाँ, यस और नो? यस और नो? तो राइट आंसर इज, अगर इंडिया जो लैंड मास है वो तो आएगा ही आएगा, उसके ऊपर की जो हवा है वो हवा भी आ जाएगी। तो अगर मान लो आप हवा में कोई इनकम कमा रहे हो तो उस पर भी टैक्स हम लोग लेंगे। पानी में कमाया इनकम, तो पानी में कमाया तो भी आएगा। पानी में हो सकता है आप मछलियां खरीदते हो, पानी में ही बेच देते हो किसी को, मछलियां वहीं पे खरीदते, वहीं मतलब मछलियां निकालते हो पानी से और फिर वहीं पे बेच देते हो, तो क्या उस पर इनकम टैक्स आएगा? आप पानी, कितना पानी? जैसे मान लो ये तुम्हारा इंडिया है, बोला ऐसा कैसे इंडिया होता है, एग्जाम्पल है, ठीक है, ये श्रीलंका है, अपने को फ्री में मिलता है। आप कोई भी मैप लेने जाना इंडिया का, श्रीलंका के बिना मिलेगा ही नहीं, अच्छा नहीं लगता श्रीलंका के बिना मिल जाए तो, ठीक है। तो भैया इंडिया जो है और ये श्रीलंका इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑलवेज, कोई दूसरी कंट्री पूरी नहीं मिलती आपको, श्रीलंका पूरा मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि श्रीलंका इतना सा काट के दे दिया जाए, वैसा नहीं, श्रीलंका आपको मैप में पूरा मिलेगा इंडिया के साथ। तो ये इंडिया है, मान लो ये यहां पे आपकी बेस लाइन है, ये मुंबई है, मुंबई का पोर्ट आ गया, यहां बेस लाइन है, और मान लो ये मुंबई है। तो मुंबई जो है, उस मुंबई जो पानी जहां से चालू हो रहा है, मुंबई में पता है पानी है, पता है ना, वहां से वैसे पानी है, पानी आगे मतलब पानी है। अब एक बात समझना, तो आपने अगर ये पानी में कोई इनकम कमाया तो भी क्या इनकम टैक्स लगता होगा या नहीं? हाँ, यस और नो? हाँ, राइट आंसर इज, इसमें एक लिमिट होती है, लिमिट होती है कि जो लैंडमास है उससे 12 नॉटिकल माइल, क्या बोलते हैं, 12 नॉटिकल माइल। तो ये 12 नॉटिकल माइल में जो ये इंडिया का पार्ट माना जाता है, तो ये नॉटिकल माइल क्या होता है, जैसे आपका किलोमीटर होता है वैसे माइल होता है, नॉटिकल माइल। अब वो नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होंगे, क्या होंगे, वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा कि कन्वर्ट नॉटिकल माइल इनटू किलोमीटर, ऐसा नहीं आएगा अपने यहां पे, ठीक है। ये भी नहीं आएगा एग्जाम में कि इंडिया में क्या क्या आता है, वहां सीधा दे रखा होगा ये इनकम आपने कमाई है, इस पे टैक्स कितना लगेगा। तो ये 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया है, ये इंडिया में आ जाता है। लेकिन इसके अलावा यहां से लेके और ये लैंडमास से लेके जो 200 नॉटिकल माइल का एरिया होता है ना, उसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब ये क्या होता है कि जो आपके पानी के अंदर का एरिया होता है उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब पानी के ऊपर वाला एरिया 1200 नॉटिकल माइल, इसमें से भी कुछ ऐसे नोटिफाइड एरियाज रहेंगे। अगर वो नोटिफाइड है तो वो भी तुम्हारे इंडिया की डेफिनेशन में आ जाएंगे। तो देखो, पानी से ये जो पानी का ये बेस है, इस बेस से 12 नॉटिकल माइल तो हमेशा इंडिया में आएगा, ये तो इंडिया में आएगा ही आएगा, बिना सोचे समझे ये तो इंडिया में आएगा ही आएगा। लेकिन यहां से लेके जो 200 नॉटिकल माइल का एरिया है, अगर उसमें से कोई ऐसे नोटिफाइड एरियाज है कि यहां पे मान लो आपने कोई रिग मशीन डाल रखी है और वो रिग मशीन से आप वहां पेट्रोल निकाल रहे हो, डीजल निकाल रहे हो, क्रूड ऑयल निकाल रहे हो, तो वो भी आपके इंडिया में आ जाएगा। अगर कोई नोटिफाइड एरिया है तो वो भी इंडिया में आएगा। तो इंडिया में एक तो ये वाला जो है, ये 12 नॉटिकल माइल तो आएगा ही आएगा, और इसके बाहर जो यहां से लेके जो बेस है, बेस लाइन से ही लेके जो 200 नॉटिकल माइल का एरिया है, उसमें से भी नोटिफाइड एरिया आएगा। ये आपको और ज्यादा क्लियर होगा, आपको बताया जाएगा जीएसटी में, क्योंकि जीएसटी में बड़ा दिक्कत आता है कि आपने ये इंडिया के बाहर माल भेजा या माल आया, जैसे एक्साइज, कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये बहुत सारी चीजें आती है। इनकम टैक्स में इससे रिलेवेंट कोई भी आज की डेट में इसका रिलेवेंस नहीं है। चलिए अपन पढ़ रहे हैं सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या लिखा हुआ है, तो मैं बता दूं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखा हुआ है कि इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, इनकम पे टैक्स कितना आएगा, आपको टैक्स है वो पे कैसे करना है, वो सब चीजें इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दे रखी है। तो लिखो सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डैश करके लिखो, इट इज द मेन सोर्स ऑफ टैक्स लॉ, इट इज द मेन सोर्स, इट इज द मेन सोर्स, it is the main source of tax law, it is the main source of tax law, full stop।
it provide determination of the total income. It provide determination of total income, comma, tax liability. It provide determination of total income, comma, tax liability, etc., etc. It provide determination of total income and tax liability, etc., etc. Full stop. Full stop. Next line में लिखो, it is applicable to whole of India. It is applicable to whole of India. Whole of India from 1st April 1962. It is applicable to whole of India from 1st April 1962. नेक्स्ट लाइन में लिखो, अब एक बात बताओ, जब एक्ट होता है, इनकम टैक्स एक्ट है, जैसे मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, ये इनकम टैक्स एक्ट है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट जो होता है उसमें सेक्शंस होती है, बोलो क्या होती है, बट आपको पता है सेक्शन के नीचे कुछ प्रोवाइजो दे रखे होते हैं और कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी होती है। प्रोवाइजो क्या बोलता है एंड एक्सप्लेनेशन, आप मुझे बता सकते हैं कि इसको सिर्फ प्रोवाइजो बोलेंगे और इसको एक्सप्लेनेशन बोलेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे मैं चलो एक सेक्शन लेता हूं और उस सेक्शन से थोड़ा अपन समझने की कोशिश करते हैं कि जो सेक्शन होती है, जैसे ये 112A करके एक सेक्शन है, ये जो सेक्शन है ये 112A करके एक सेक्शन है कि टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन सर्टेन असेट, ये सेक्शन है। ये सेक्शन 112A सब सेक्शन 1 हुआ और ये 1 के नीचे जो है ना, आप देखोगे प्रोवाइजो दे रखा है, प्रोवाइडेड दैट करके, ठीक है। प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है, प्रोवाइजो कोई सेक्शन डाल दी और उस सेक्शन के नीचे कुछ प्रोवाइजो डाल दिया, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड क्या क्या, प्रोवाइजो किसको बोलेंगे, प्रोवाइजो मींस, प्रोवाइजो मींस, गुड मॉर्निंग। जब भी ऐसा कोई करता है तो आपको क्या करना है, पेन ढक्कन खोल के, ठीक है, मुंह में डाल दो जोर से। हाँ, अब एक बात बताओ, तो प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शन, बोलो क्या बोला मैंने, एक्सेप्शन, कि जैसे कोई सेक्शन डाली और उस सेक्शन में कोई एक्सेप्शन क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, एक्सेप्शन, तो लिखा जाता है प्रोवाइजो। क्या लिखा जाता है, प्रोवाइजो। लेकिन इसमें एक और चीज ध्यान रखना, जब भी पहला प्रोवाइजो होगा ना, उसके लिए लिखा होगा प्रोवाइडेड दैट, क्या लिखा होगा, और उसके नीचे अगर दूसरा प्रोवाइजो लिखना है तो वो लिखेंगे फर्दर प्रोवाइडेड दैट, क्या लिखेंगे, फर्दर प्रोवाइडेड दैट, या प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, या तो क्या लिखेंगे, फर्दर प्रोवाइडेड दैट या प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। अगर तीसरा प्रोवाइजो है तो ऐसे कैसे, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, मतलब ऐसा नहीं होगा कि तीसरे प्रोवाइजो में फिर ऐसा लिखा होगा फर्दर फर्दर प्रोवाइडेड दैट, या चौथे प्रोवाइजो में फर्दर 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 प्रोवाइडेड दैट, ऐसा नहीं होगा। तो पहला प्रोवाइजो जो होता है वहां हमेशा लिखा होता है प्रोवाइडेड दैट, एंड उसके बाद में गाइस जितने भी बाकी प्रोवाइजो होंगे वहां पे लिखा होगा फर्दर प्रोवाइडेड दैट या फिर प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। ये क्या होता है, एक्सेप्शन क्रिएट करना है। जैसे कोई सेक्शन बना दी और उस सेक्शन में लिखा करके, ठीक है, कि भैया आपको जो टैक्स है, फॉर एन एग्जांपल, आपको जो टैक्स है वो आपको 12.5% लगेगा। अब ऐसा लिखा कैपिटल गेन में, अभी जो नई सेक्शन में चेंज हुआ कि 12.5% लगेगा, लेकिन फिर उसमें एक एक्सेप्शन डाली कि अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है और प्रॉपर्टी पहले खरीदी हुई है, तो अगर आप चाहो तो इंडेक्सेशन के साथ 20% टैक्स भर सकते हो, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% टैक्स भर सकते हो। तो ये एक एक्सेप्शन डाल दिया ना, तो एक्सेप्शन डालने के लिए वो लोग क्या यूज करते हैं, प्रोवाइजो। क्या यूज करते हैं, प्रोवाइजो। तो एक और एक एक्सप्लेनेशन, रुको पहले प्रोवाइजो के बाद में लिखेंगे एक्सप्लेनेशन किसको बोलते हैं। एक सेक्शन जो होती है उस सेक्शन में कुछ एक्सप्लेनेशन भी ये लोग डाल देते हैं। एक तो होता है प्रोवाइजो और एक होता है एक्सप्लेनेशन। आप मुझे कोई बताएगा एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है। जैसे देखो ये प्रोवाइजो, ये जो प्रोवाइजो, पहला प्रोवाइजो है उसमें क्या लिखा हुआ है, चालू किससे हो रहा है, देखो
प्रोवाइडेड दैट, दूसरा प्रोवाइजो किससे चालू हो रहा है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट। अगर तीसरा प्रोवाइजो होता तो वो भी यही होता, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। लेकिन उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन लिख रखी है। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनेशन मतलब क्या? अदर वर्ड में एक्सप्लेन करना, इज इट? जो स्टार मार्क अगर के लिखा हुआ है कहीं, इसने बोला कि सेक्शन में मान लो स्टार मार्क लिखा हुआ है, तो उसका एक्सप्लेनेशन। और कोई? हाँ, एक्सप्लेनेशन क्या होता है? हाँ बोलो। सर्टेन टर्म्स का डेफिनेशन। यस, बिल्कुल सही है। देखो, अगर सेक्शन में कोई ऐसा वर्ड यूज हुआ है कि उस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, तो उसके लिए वो लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं। क्या देते हैं? एक्सप्लेनेशन। तो जैसे मान लो यहां पे एक्सप्लेनेशन में, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है ये कोई सेक्शन है, उस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन के लिए बोल रहे हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब सेक्शन, इस सेक्शन के लिए द एक्सप्रेशन सिक्योरिटी का मतलब ये होगा, लिस्टेड सिक्योरिटी का मतलब ये होगा, अनलिस्टेड सिक्योरिटी का मतलब ये होगा। दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन मींस अगर कोई सेक्शन है, उस सेक्शन में कोई वर्ड ऐसा यूज हुआ है जिसको एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए वो क्या देंगे? एक्सप्लेनेशन। और प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन। बोलो, क्या होता है? एक्सेप्शन। मतलब जो सेक्शन में कुछ कंडीशन डाली हुई है, उसको अगर एक्सेप्शन क्रिएट करना है, तो वो लोग क्या डालेंगे? प्रोवाइजो। क्या डालेंगे? प्रोवाइजो। जैसे देखो, वापस प्रोवाइजो के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। पहले ऐसा था कि इंडेक्सेशन के साथ 20% टैक्स लगता था, अब इन्होंने नया चेंज कर दिया, बोला अभी आपको 12.5% टैक्स लगेगा, इंडेक्स नहीं मिलेगा। लेकिन फिर उन्होंने एक एक्सेप्शन डाला है यहां पे कि इंडिविजुअल एचयूएफ अगर मान लो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कैपिटल गेन होता है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों में से जो ज्यादा बेनिफिशियल है वो टैक्स पे कर सकते हो, तो दैट इज योर प्रोवाइजो। इसको क्या बोलेंगे? प्रोवाइजो। तो एक लाइन छोड़ के वहीं उसी पहले वाले पॉइंट में इनकम टैक्स एक्ट जो लिखा है वहीं पे आप लिखो डैश करके प्रोवाइजो। प्रोवाइजो में डैश करके, प्रोवाइजो या प्रोविजो जो आपको बोलना है, PROVISO, PROVISO, प्रोवाइजो या प्रोविजो, डैश करके लिखो। इट मींस एक्सेप्शन, इट मींस एक्सेप्शन और कंडीशन, इट मींस एक्सेप्शन और कंडीशन, एक्सेप्शन और कंडीशन ऑफ सेक्शन, इट मींस एक्सेप्शन और कंडीशन ऑफ सेक्शन। नेक्स्ट लाइन में लिखो एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग EXPLANATION, EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन। और डैश करके लिखो इट मींस मीनिंग ऑफ एनी टर्म, इट मींस मीनिंग ऑफ एनी टर्म, TERM, एनी टर्म used in the section, used in the section, used in the section, it means meaning of any term used in the section. Done. दूसरा पॉइंट लिखो इनकम टैक्स रूल्स 1962। दूसरा पॉइंट लिखो इनकम टैक्स रूल्स 1962, इनकम टैक्स रूल्स 1962, इनकम टैक्स रूल्स 1962। ये क्या होता है? लिखो इसमें डैश करके लिखो इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट एम्पावर्ड, एम्पावर्ड, एम्पावर्ड का मतलब, एम्पावर्ड की स्पेलिंग क्या होगी? EMPOWERED। इनकम टैक्स एक्ट एम्पावर्ड CBDT, ऐसा लिखो CBDT, बोर्ड पे दे रखा है जैसे CBDT, ब्रैकेट में लिखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ब्रैकेट में लिखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस टू मेक रूल्स,
to make rules. Central Board of Direct Taxes to make rules. Full stop. Rate of depreciation, comma, all forms, FORMS, all forms, FORMS, comma, valuation rules, etc., provided in income tax rules, income tax rules. अब देखो, हमारे इनकम टैक्स एक्ट में ही एक पावर दे दिया है सीबीडीटी को, सीबीडीटी का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एक बात बताऊं, इंडिया में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, उस फाइनेंस मिनिस्ट्री के दो बोर्ड है, वन इज द सीबीडीटी एंड वन इज द सीबीआईसी करके, आपने अगर कहीं सुना होगा तो। सीबीडीटी एंड सीबीआईसी ये क्या होता है? सीबीडीटी होता है ना, ये पूरा डायरेक्ट टैक्स को मैनेज करता है। जो डायरेक्ट टैक्स आपका है, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स को मैनेज करती है जो बोर्ड। जैसे मान लो बीसीसीआई है, बीसीसीआई क्या है? हाँ, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बीसीसीआई किसको मैनेज करती है? क्रिकेट को। हाँ भाई, वैसे ही सीबीडीटी जो है वो मैनेज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो ये जो एक बोर्ड बना रखा है और ये सीबीडीटी मैनेज करता है पूरा डायरेक्ट टैक्स को, या जिसको अपन बोलेंगे इनकम टैक्स को। तो इनके पास ये पावर दे रखा है कि जैसे जो भी रूल्स निकालने हैं वो रूल्स ये लोग निकालते हैं, सीबीडीटी को ये एम्पावर कर रखा है। सीबीडीटी में के बारे में और आगे जाके आएगा कहीं कहीं पे कि ये सीबीडीटी में कौन से लोग होते हैं, क्या होते हैं, इसका चेयरमैन कौन होता है। जैसे आपका क्रिकेट में आपका बीसीसीआई है, बीसीसीआई जो है वो पूरा मैनेज करता है क्रिकेट को, उसमें बीसीसीआई चेयरमैन होता है। बीसीसीआई चेयरमैन अभी कौन है? जय शाह। तो वो एकदम हेड हो जाता है। तो क्या सीबीडीटी में भी ऐसा ही होता है? सीबीडीटी में चेयरमैन वगैरह रहते हैं? आंसर इज यस। तो ये सीबीडीटी जो है ये आपके डायरेक्ट टैक्स, या मैं जिसको इनकम टैक्स बोल रहा हूं, इनकम टैक्स को मैनेज करती है सीबीडीटी। तो सीबीडीटी को ये पावर दे रखा है कि आपको जितने भी रूल्स बनाने, आप रूल्स बना सकते हो। डेप्रीशिएशन की रेट्स है, जितने भी आपके फॉर्म हैं, जितने भी वैल्यूएशन के रूल्स है, वो सब रूल्स के माध्यम से आते हैं। चलिए तीसरा लिखिए, फाइनेंस एक्ट 2024। तीसरा लिखिए, फाइनेंस एक्ट 2024। तीसरा लिखिए, फाइनेंस एक्ट 2024। लिखिए नेक्स्ट लाइन, एवरी ईयर finance minister present finance bill. Every year finance minister present finance bill in parliament, finance bill in parliament, which contain various amendment, to be made in direct and indirect taxes, which contain various amendments to be made in direct and indirect taxes, in direct and indirect taxes, to be made in direct and indirect taxes। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, फाइनेंस बिल ब्रैकेट में लिखो नंबर 1, फाइनेंस बिल नंबर 1 2024, फाइनेंस बिल नंबर 2024 was presented by finance bill number 1
2024 was presented by Nirmala Sitharaman on 1st Feb 2024. On 1st Feb 2024, and Finance Bill number 2 2024, Finance Bill number 2024 was presented by her on 23rd of July 2024. On 23rd of July 2024. सो फाइनेंस एक्चुअली नंबर 1 और नंबर 2 यहां आना चाहिए, फाइनेंस नंबर 1 बिल और नंबर 2 बिल, बट अपन ने बिल के बाद नंबर 1 नंबर 2 लिखा है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक बात समझना, अगर मान लो मैं लिखवाता हूं, क्योंकि अपन है ना बहुत सारा लिखेंगे, आपके पास 450 पेज की बुक है वो भर जाएगी, लिखवाते टाइम कोई रह जाता है लिखना, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं रह जाते हैं, या तो स्पेलिंग नहीं आता है या मतलब होता है, इसमें क्या हुआ, अपन बहुत बार स्पेलिंग अपने को नहीं आती या रह जाता है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। जो भी लिखवाया जाएगा हर क्लास के बाद एक बच्चे की जो नोटबुक है उसका फोटो लेके और आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, तो हर लेक्चर के बाद आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जितने ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, बेसिकली ऑनलाइन वाले बच्चे का किसी का नेटवर्क इश्यू आ गया और लिख नहीं पाए तो टेंशन नहीं लेने का, जो पार्ट आपका मिस हो जाता है फिर आप वहां टेलीग्राम से उस पीडीएफ को लेके और वहां से आप लिख सकते हो। तो फेस टू फेस का एक बच्चे को ढूंढेंगे जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी है और उसको हर दिन एक चॉकलेट मिलेगा करके, ठीक है, मिनिमम 10 रुपए का हर दिन का एक चॉकलेट मिलेगा उसको, हर दिन चॉकलेट मिलेगा, तो सोचो कितनी सारी चॉकलेट उसके पास हो जाएगी। तो हर दिन का चॉकलेट मिलेगा, उसको कुछ नहीं करना, अपनी नोटबुक का फोटो लेके पीडीएफ बना के मुझे भेजना है, 5 मिनट का ये एक्सरसाइज रहेगा, बट आपको चॉकलेट भी मिलेगा, ठीक है। चलिए ये आपने लिखा, तो आप ऑनलाइन वाले ज्यादा स्ट्रेस मत लेना इस चीज का कि सर रह गया उसके लिए। चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखिए आप लोग, नेक्स्ट लाइन सेम पॉइंट, नेक्स्ट लाइन में लिखिए as soon as bill was passed by parliament, as soon as bill was passed by parliament and after receiving approval from president, as soon as bill was passed by parliament as soon as bill was passed by parliament and received approval from president, it becomes finance act. It becomes finance act. After receiving approval from president, it becomes finance act. It becomes finance act. Next line में same point dash करके लिखो, फाइनेंस नंबर 1 बिल, फाइनेंस नंबर 1 बिल 2024 became finance act, became finance number 1 act 2024 on 15 Feb 2024. Finance number 1 bill 2024 became finance act, finance number 1 act on 15 Feb 2024. and next line में लिखो finance number 2 bill 2024, finance number 2 bill 2024 became finance number 2 act 2024 on finance number 2 bill 2024 became finance number 2 act 2024 on, और on लिख के डैश डैश लिख लो करके, ठीक है, क्योंकि डेट कल परसों जब भी आएगी मैं आपको बता दूंगा करके, ठीक है। चलिए ये तो हो गया फाइनेंस एक्ट। अब एक बात बताओ,
एक होता है नोटिफिकेशन और एक होता है सर्क्यूलर। कोई बता सकता है क्या होता है? शायद लॉ में भी आया होगा, लॉ में नोटिफिकेशन सर्क्यूलर पढ़ते हैं, तो नोटिफिकेशन और सर्क्यूलर क्या होता है? कोई एनीवन? यस सर, नोटिफिकेशन सबके लिए होता है, तुम्हारे लिए होता है। सर्क्यूलर किसके लिए होता है? किसके लिए? टीम के लिए। इंटरनली होता है, इंटरनली सर्क्यूलेट करना, इसलिए सर्क्यूलर। इधर से, हाँ, और कोई? इधर से भी एक हाथ ऊपर किया था, नोटिफिकेशन सर्क्यूलर। हाँ बोलो। नोटिफिकेशन सबके लिए होता है, सर्क्यूलर देखो, एक होता है नोटिफिकेशन, एक होता है सर्क्यूलर। नोटिफिकेशन क्या होता है? जैसे नाम से पता चलता है, नोटिफिकेशन मतलब किसी भी चीज को नोटिफाई करने के लिए नोटिफिकेशन होता है। क्या बोला मैंने? नोटिफाई करने के लिए नोटिफिकेशन होता है। एंड एक चीज बताऊं, नोटिफिकेशन सबके लिए बाइंडिंग होता है, मींस आपको मानना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते नहीं नहीं मैं तो नहीं मानता, ऐसा नहीं चल सकता, आपको मानना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो आज मैक्सिमम जो जीएसटी का रेट है, वो जीएसटी का रेट 18% है। मान लो गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि जीएसटी का रेट 18 से लेके और 21 हो गया, तो दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। आपको मानना ही पड़ेगा, आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं मैं तो पहले 18% वाला था वही जीएसटी भरूंगा, नहीं, यू हैव टू फॉलो द नोटिफिकेशन। में नोटिफिकेशन इज बाइंडिंग। नोटिफिकेशन क्या होता है? किसी भी अमेंडमेंट का इफेक्ट देने के लिए आता है। जैसे मैं बताऊं, इस बार जो बजट आया उसमें नॉर्मली इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी में ऐसा होता है कि उसमें यह लिखा होता है कि दिस अमेंडमेंट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट एज मे बी नोटिफाई। दिस अमेंडमेंट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट एज मे बी नोटिफाई। तो जिस दिन उसका नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से वो एप्लीकेबल हो जाएगा। सो नोटिफिकेशन, इन सिंपल वर्ड, नोटिफिकेशन किसी अमेंडमेंट का इफेक्ट देने के लिए, किसी चीज को नोटिफाई करने के लिए आता है, तो दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। एंड गाइस, नोटिफिकेशन आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन सर्क्यूलर किस लिए आता है? किसी चीज को क्लेरिफाई करने के लिए। जैसे मान लो किसी पॉइंट पे बहुत सारे डाउट आ रहे हैं इंडिया में, लोगों को वो सेक्शन समझ में ही नहीं आ रही कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो गवर्नमेंट क्या करती है? एक सर्क्यूलर लेके आती है, और वो सर्क्यूलर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेके आएगी तो वो क्लेरिफिकेशन करने के लिए, आपको क्लेरिफाई करने के लिए वो लोग सर्क्यूलर लेके आते हैं। और सर्क्यूलर जो होता है वो आप पे बाइंडिंग नहीं है, आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना तो कोई बात नहीं, बट डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होता है। डिपार्टमेंट मतलब कौन सा डिपार्टमेंट? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उस पे बाइंडिंग होगा। अगर उन्होंने कोई सर्क्यूलर लाया है और वो बोलेंगे नहीं नहीं हम ही नहीं फॉलो करेंगे, ऐसे कैसे भाई? जब तुमने सर्क्यूलर लाया है तो कम से कम तुम तो फॉलो करोगे ही, दैट इज कॉल्ड सर्क्यूलर। सो सर्क्यूलर इज बाइंडिंग टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नॉट टू यू, बट नोटिफिकेशन इज बाइंडिंग टू द ऑल। नोटिफिकेशन क्या होता है कि किसी अमेंडमेंट को प्रभावी बनाने के लिए, उसका इफेक्ट देने के लिए, उसको नोटिफाई करने के लिए नोटिफिकेशन निकालते हैं। और सर्क्यूलर जो होता है वो किसी चीज को क्लेरिफाई करने के लिए हम लोग, जो डिपार्टमेंट है वो सर्क्यूलर निकालता है। तो लिखिए चौथा पॉइंट, नोटिफिकेशन। इनकम टैक्स लॉ में चौथा पॉइंट लिखिए, नोटिफिकेशन। लिखिए, it is issued by central government, it is issued by central government, it is issued by central government slash CBDT, it is issued by central government slash CBDT to give effect of amendment, to give effect of amendment or to give effect of provision of the act, or to give effect of, or to give effect of
प्रोविजन ऑफ द एक्ट, प्रोविजन ऑफ द एक्ट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखो बट सेम पॉइंट, इट इज बाइंडिंग टू एसएससी एज वेल एज डिपार्टमेंट, इट इज बाइंडिंग टू एसएससी एज वेल एज डिपार्टमेंट, it is binding to SSC as well as department. What is the heading? Heading notification ही था इसका. It is binding to SSC as well as department. एक लाइन छोड़ के लिखो 5वां पॉइंट, सर्क्यूलर। सर्क्यूलर लिखो इसमें, circular are issued by CBDT, circular are issued by CBDT, circular are issued by CBDT to clarify the meaning of certain provision, to clarify the meaning of certain provision, to clarify the meaning of certain provision, meaning of certain provision, full stop। next line में लिखो, it is binding to income tax department, it is binding to income tax department but not binding to SSC, it is binding to income tax department but not binding to SSC, it is binding to income tax department but not binding to SSC, not binding to SSC। एक लाइन छोड़ के हेडिंग दो सेक्शन 4, एक लाइन छोड़ के हेडिंग दो सेक्शन 4, एक लाइन छोड़ के हेडिंग दो सेक्शन 4 और सेक्शन 4 में लिखो चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, एक लाइन छोड़ के हेडिंग दो सेक्शन 4 और सेक्शन 4 में लिखो चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। हेडिंग क्या दिया? चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, लिखो जैसा मैं बोलता हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा सब। लिखो, इनकम टैक्स इज चार्ज्ड, इनकम टैक्स इज चार्ज्ड, CHARGED, इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर, income tax is charged for every assessment year, income tax is charged for every assessment year, full stop। it is charged on every person, it is charged on every person, income tax is charged for every assessment year, it is charged on every person, full stop। it is charged on total income, it is charged on total income earned by person in previous year, it is charged on total income earned by person in previous year, and full stop। tax is charged at the rate prescribed in Finance Act, tax is charged at the rate prescribed in Finance Act। चलिए, इतना लिखने के बाद आप रुक जाइए, बुक बंद कर दीजिए। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन मतलब क्या होता होगा? चार्जिंग सेक्शन मतलब
चार्जिंग सेक्शन मतलब क्या? चार्जिंग सेक्शन क्या बताती होगी? चार्जिंग 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 मतलब किसी भी चार्जिंग सेक्शन। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, इधर देखो, अभी मैं आपको 5 हेड पढ़ा रहा था। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में इनकम कब आएगी? तो उसकी एक चार्जिंग सेक्शन होती है, सेक्शन नंबर 15। हाउस प्रॉपर्टी की चार्जिंग सेक्शन होती है सेक्शन नंबर 22। बिजनेस की चार्जिंग सेक्शन होती है सेक्शन नंबर 28। कैपिटल गेन की चार्जिंग सेक्शन होती है 45(1). चार्जिंग सेक्शन यह बताती है कि भैया इस हेड में इनकम कब आएगी। तो सेक्शन 15 में लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिश्ता होना चाहिए, और अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिश्ता है, आपको सैलरी मिलती है, तो वो यहां पे जाएगी। तो वो एक चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन ये बताती है कि चार्जेबिलिटी के इस पर्टिकुलर हेड में इनकम कब आएगी। या अब मैं पढ़ा रहा हूं इनकम टैक्स की चार्जिंग सेक्शन कि भाई इनकम टैक्स कब लगेगा। भाई ये इनकम टैक्स लगेगा कब? जैसे मेरे को इनकम टैक्स लगता है, आपको इनकम टैक्स नहीं लगता, आपकी कोई इनकम नहीं है, आपको इनकम टैक्स नहीं लगता, तो इनकम टैक्स लगेगा कब भाई? कब इनकम टैक्स लगेगा? तो ये पूरे इनकम टैक्स एक्ट की चार्जिंग सेक्शन है। तो इनकम टैक्स एक्ट की चार्जिंग सेक्शन देखिए क्या बोलती है। इसी पे अपन आज के लेक्चर का काफी वाला पार्ट है, वो सिर्फ इसी पे डिस्कशन करेंगे। यहां दे रखा है कि इनकम टैक्स से चार्ज फॉर द एवरी असेसमेंट ईयर। ये पहले तो ये असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, इस पे अपन डिस्कशन कर लेते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इधर देखिए, मुझे एक बात बताओ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं इनकम कमा रहा हूं? हां, कमा रहा हूं कि नहीं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं इनकम कमा रहा हूं। तो आज मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने आज भी इनकम तो कमाया। मैं जैसे ही इस दरवाजे के बाहर जाऊंगा, क्या इनकम टैक्स वाला बाहर ही बैठा है कि मुझे टैक्स दे भाई, टैक्स दे, तूने इनकम कमाया, मुझे टैक्स दे, अभी का भी टैक्स दे। तो क्या वो मुझे अभी का भी टैक्स लेता है क्या मेरे से? कब लेता है टैक्स? टैक्स कब लेगा? टैक्स कब लेगा? कब लेगा टैक्स? वो टैक्स ले तो नहीं रहा है, मतलब बाहर तो बैठा तो नहीं है, अभी का भी टैक्स तो नहीं ले रहा। टैक्स कब लेगा? राइट आंसर इज, वो जो टैक्स लेता है वो टैक्स लेगा अगले साल। क्या होगा? अगले साल। मतलब अगले साल, जैसे इस साल में आप जो इनकम कमा रहे हो, मैं जो अभी इनकम कमा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा के, या मेरी जो अभी इस साल में इनकम हो रही है, अभी का अभी मुझे टैक्स नहीं भरना, या अभी का अभी मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना, मुझे अगले साल करना पड़ेगा। तो एक चीज ध्यान रखना, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, इधर देखो सब लोग, हमारे इनकम टैक्स में जैसे मान लो ईयर होते हैं, एक तो आपका होता है कैलेंडर ईयर होता है, और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर किसको बोलते बताओ ना? कैलेंडर ईयर मींस ऐसा ईयर जो 1 जनवरी से चालू होता है एंड 31 दिसंबर को कंप्लीट होता है, दैट इज कॉल्ड कैलेंडर ईयर। मैं बता दूं, हमारे इनकम टैक्स में कैलेंडर ईयर से कोई मतलब नहीं है, गोली मारो। कैलेंडर ईयर जो है उससे कोई लेना देना नहीं है। हम इनकम टैक्स में कैलेंडर ईयर देखते ही नहीं है। जनवरी से दिसंबर क्या है? तेल लेने गया। क्या कहा? वो क्या बोलोगे? तेल लेने गया। बोलो, तेल लेने गया। इंग्लिश में बोलते गोज टू बाय ऑयल। क्या बोलेंगे? गोज टू बाय ऑयल। तो कैलेंडर ईयर गोज टू बाय ऑयल। कैलेंडर ईयर से हमको कोई भी लेना देना नहीं है। हम यहां पे जो देखते हैं दैट इज द फाइनेंशियल ईयर। अब एक चीज समझना, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर कब चालू होता है? जो 1 अप्रैल से चालू होगा एंड 31 मार्च को कंप्लीट होगा, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। अब एक चीज समझना, जो ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर, हम हमेशा बेसिकली 2 साल देखते हैं। एक तो जिस साल में आप इनकम कमाते हो, एक तो जिस साल में हम इनकम कमाएंगे, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ईयर ऑफ इनकम, और दूसरा जिस ईयर में हम उस पे टैक्स भरेंगे, जिसको बोलेंगे अपन ईयर ऑफ टैक्स।
ईयर ऑफ टैक्स, या जिस दिन में हम लोग, जिस साल में जाके हम रिटर्न भरेंगे, दैट इज कॉल्ड ईयर ऑफ टैक्स। एक चीज ध्यान रखना, जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो उसको बोला जाता है प्रीवियस ईयर। क्या बोला जाता है? प्रीवियस ईयर। जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो उसको बोला जाता है प्रीवियस ईयर, या शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे पीवाई। लेकिन जिस ईयर में आप उस इनकम पे टैक्स भरते हो ना, उस ईयर को बोला जाता है असेसमेंट ईयर। बोलो क्या बोला जाता है? असेसमेंट ईयर। तो देखो, जिस ईयर में आप इनकम कमाओगे, बोलो कमाओगे, उस ईयर को बोला जाएगा प्रीवियस ईयर। बोलो क्या बोला जाएगा? प्रीवियस ईयर। और जिस ईयर में आप उस पे टैक्स भरोगे, जिस ईयर में आप उस पे रिटर्न फाइल करोगे, उस ईयर को क्या बोला जाएगा? असेसमेंट ईयर। अब आप मुझे बताना, आपके एग्जाम के लिए आपके जो फाइनेंस एक्ट 2024 जो अभी आया, एक बात बताऊं, ये फाइनेंस एक्ट जो है इसके लिए आपका प्रीवियस ईयर होता है 2024-25 एंड 2024-25 कब से चालू होगा? आपका 1 अप्रैल 2024 से चालू होगा एंड 31 मार्च 2025 को कंप्लीट होगा। एंड आपके लिए जो असेसमेंट ईयर रहेगा, दैट असेसमेंट ईयर इज अ 25-26, जो कि चालू होगा 1 अप्रैल 2025 से लेके एंड 31 मार्च 2026 तक है, वो आपका ईयर कंप्लीट होगा। देखो वापस से, हमारे यहां पे जो ईयर है वो दो तरह के होते हैं, कैलेंडर एंड फाइनेंशियल। कैलेंडर ईयर है वो आपके लिए देखने की जरूरत नहीं है। कैलेंडर ईयर को क्या बोलने का? गोज टू बाय ऑयल। गोज टू बाय ऑयल मतलब तिल लेने गया। दूसरा फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर एक ऐसा पीरियड होता है जो 1 अप्रैल से चालू होगा एंड 31 मार्च को कंप्लीट होगा। अब एक चीज समझना, इनकम टैक्स में बेसिकली दो कॉन्सेप्ट आते हैं, वन इज द प्रीवियस ईयर एंड वन इज द असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर सर किसको बोलेंगे? तो प्रीवियस ईयर वो वाला ईयर है जिस ईयर में आप इनकम कमा रहे हो। तो जिस ईयर में इनकम कमा रहे हो दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में आप उस पे टैक्स भरोगे, अपना रिटर्न भरोगे, दैट इज कॉल्ड योर असेसमेंट ईयर। अब एक बात बताओ, मैंने बोला आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए जो ये बजट है, अभी जो बजट आया सेकंड वाला भी, ये इस प्रीवियस ईयर के लिए एप्लीकेबल है। मींस 24-25 प्रीवियस ईयर में जो आप इनकम कमाओगे उस पे टैक्स आप अगले साल भरोगे। तो आपके एग्जाम के लिए हमेशा ध्यान रखना, हम इस साल की इनकम पे टैक्स निकालेंगे। जो मैं आज कमा रहा हूं, मैं अगले साल जाके उस पे टैक्स भरूंगा। तो अपन जितने भी क्वेश्चन करेंगे अगले 40-50 दिन में, अपने 50 लेक्चर में डीटी कंप्लीट होगा, तो 50 दिन में जितने क्वेश्चन करेंगे हर जगह मैं लिखवाऊंगा प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। तो प्रीवियस ईयर मतलब बोलो ईयर ऑफ इनकम या ईयर ऑफ टैक्स? ईयर ऑफ इनकम। एंड असेसमेंट ईयर मींस ईयर ऑफ टैक्स। देखो असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? असेसमेंट बोलते हैं ना आपके कॉलेज में, ऐसे असेसमेंट मतलब चीजों को कैलकुलेट करना, असेस करना। असेसमेंट किससे बना है? असेस करना मतलब चेक करना बोल दूं तो भाई सिंपल सी चीज है, इस साल आप इनकम कमाओगे तो आपकी इनकम असेस कब होगी? अगले साल होगी ना, तो दैट इज कॉल्ड योर असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर मींस ऐसा साल जिस ईयर में आप इनकम कमा रहे हो। तो ईयर ऑफ इनकम इज योर प्रीवियस ईयर एंड ईयर ऑफ टैक्स इज योर असेसमेंट ईयर। एंड प्रीवियस ईयर 24-25 है आपके लिए एंड असेसमेंट ईयर आपका 25-26 हो जाएगा। अब आप मुझे बोलोगे कि सर एक बात बताओ, हमारे दोस्त लोग जो है वो तो अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे, वो कौन से ईयर के लिए कर रहे थे? लास्ट ईयर के लिए कर रहे थे। तो मैं बोलूं लास्ट ईयर तुम्हारा प्रीवियस ईयर कौन सा था?
23 24 और उसका असेसमेंट ईयर कौन सा है 24 25। तो अभी जो असेसमेंट ईयर 24 25 जो पीरियड चल रहा है इसमें रिटर्न कौन से ईयर के फाइल हो रहे हैं लास्ट ईयर के। कौन से ईयर के फाइल हो रहे हैं लास्ट ईयर। समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा। तो देखो प्रीवियस ईयर का मतलब कौन सा ईयर बोलो, ईयर ऑफ इनकम, ईयर ऑफ इनकम। एंड असेसमेंट ईयर मींस ईयर ऑफ टैक्स। तो जिस ईयर में आप टैक्स भरोगे दैट इज द असेसमेंट ईयर, और जिस ईयर में आप इनकम कमाओगे दैट इज कॉल्ड योर प्रीवियस ईयर। अपन जो सीखेंगे वो सब इस साल की इनकम पे सीखेंगे। मतलब प्रीवियस ईयर, आज जो मैं कमा रहा हूं, आज मैं आपको पढ़ा के कमा रहा हूं, आज की डेट है वो कोई अगस्त 2024 है, अगस्त 2024। मतलब आज मैं इनकम कमाया तो मैं कौन से प्रीवियस ईयर में इनकम कमा रहा हूं 24 25। तो उस पे टैक्स कौन से ईयर में भरूंगा असेसमेंट ईयर 25 26 में। समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस। अब एक और चीज समझना सर, एक बात बताओ, इनकम टैक्स जिंदगी में एक बार ही लगता है या हर बार लगता है? हर साल लगता है या सिर्फ एक साल लगता है? राइट आंसर है जितना हर साल जो इनकम कमाओगे हर साल लगेगा। तो चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती है, देखो इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर द एवरी असेसमेंट ईयर। हर असेसमेंट ईयर के लिए इनकम टैक्स लगता है। इनकम टैक्स हर असेसमेंट ईयर के लिए लगता है। हर असेसमेंट ईयर के लिए इनकम टैक्स लगेगा। मतलब प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाओगे असेसमेंट ईयर में उस पर टैक्स भरना है। और एक बात बताऊं, ट्रिकी बात समझना, जितने भी अमेंडमेंट होते हैं ना इनकम टैक्स में, जब भी बोला जाता है वो कभी भी प्रीवियस ईयर वाइज बात नहीं होती, हमेशा बात असेसमेंट ईयर वाइज होती है। तो जितने अभी निर्मला सीतारमण जी ने अमेंडमेंट किए हैं, जितने भी निर्मला सीतारमण जी ने अमेंडमेंट किए हैं ना बजट में, ये अमेंडमेंट में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ये प्रीवियस ईयर 24-25 पे लगेगा, ऐसा नहीं लिखते। लिखते टाइम क्या लिखते हैं कि ये अमेंडमेंट असेसमेंट ईयर 25-26 से एप्लीकेबल है। क्या बोलेंगे असेसमेंट ईयर, और असेसमेंट ईयर 25-26 मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 पे वो अमेंडमेंट लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना। क्योंकि ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जितने भी अभी जो अमेंडमेंट हुए इस बजट में वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल होंगे असेसमेंट ईयर 25-26 से। तो असेसमेंट ईयर 25-26 का मतलब यह हुआ कि प्रीवियस ईयर कौन सी बात हो रही है 24-25। तो प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए भी वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब एक बात बताऊं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो मैं बता रहा था, वाई दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, क्योंकि ये असेसमेंट ईयर 62-63 के लिए है। तो असेसमेंट ईयर 62-63 मतलब प्रीवियस ईयर 61-62। तो 61-62 में जो इनकम कमाओगे उस पे ये लग जाएगा या नहीं लग जाएगा? लग जाएगा, लग जाएगा। इनकम टैक्स में हमेशा बात की जाती है असेसमेंट ईयर वाइज। जितने भी आपको मैं बताऊं, इस बार जो बजट आए उस बजट में जितने भी जो अमेंडमेंट थे, ये देखो आपका मैं बताऊं, जैसे एग्जांपल के लिए ये बजट जो आता है ना, उस बजट के साथ में आप लोग बहुत बार ऐसे सोचेंगे आगे जाके जब मैं पढ़ाऊंगा कि सर को ऐसे कैसे पता चलता है कि ये अमेंडमेंट क्यों लाया है, इसकी जरूरत क्या थी, इसका लॉजिक क्या है, वो सर को कैसे पता चलता है? क्या सर कोई जादूगर है? आंसर इज नो। आपको बताऊं, हर बजट आता है ना, उस बजट के साथ में एक डॉक्यूमेंट आता है जो हम लोग बच्चों को नहीं बताते करके, ठीक है? क्योंकि बच्चों को बताएंगे तो बच्चों को खुद को पता चल जाएगा, अच्छा ये अमेंडमेंट हमको पता है, इसका लॉजिक ये है। वो अमेंडमेंट का लॉजिक डिपार्टमेंट देता है, उसको बोला जाता है मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग टू द फाइनेंस बिल। और ये वो डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन ऑफ द फाइनेंस बिल, जिसमें लॉजिक दिया जाता है कि भाई ये अमेंडमेंट क्यों ला रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है। तो वो सब चीजें इसमें दे रखी होती है। एंड गाइस जब इसको पढ़ेंगे ना तो इन्होंने बताया है कि ये अमेंडमेंट क्यों ला रहे हैं, क्या रीजन है, क्या जरूरत है, ये सब चीजें इसमें दे रखी होती है। तो हम लोग जब आपको पढ़ाते हैं तो हम यहां से पढ़ के पढ़ाते हैं। हम लोग ये मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग जो बिल है इसको हम पढ़ते हैं और जब पढ़ के हम आपको पढ़ाते हैं करके, ठीक है? जैसे आपने इस बार ऐसा एक सुना था कि आपको पता है जो एंजल टैक्स है वो अब हटा दिया गया, ऐसा सुना? एंजल टैक्स या कंपनियों पे एक टैक्स लगता था एंजल टैक्स, वो हटा दिया गया। अब एक बात बताओ, वो हटा दिया गया
इस सेक्शन में अमेंडमेंट किया, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है देखो कि दिस अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 25-26। देखो इस लाइन, लास्ट लाइन को समझना, दिस अमेंडमेंट इज प्रपोज टू बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। एक बात बताओ, 1 अप्रैल 2025 तो अगले साल आएगा, बट ये असेसमेंट ईयर वाइज बात कर रहे हैं, तो असेसमेंट ईयर 25-26 मतलब ये अमेंडमेंट प्रीवियस ईयर 24-25 पे लगेगा। समझा कि नहीं समझा? क्योंकि जब भी लॉ में, टैक्स लॉ में बात होती है, वो हमेशा असेसमेंट ईयर वाइज बोलते हैं कि इस असेसमेंट ईयर से लग रहा है, बट बेटा इस असेसमेंट ईयर का मतलब ये हुआ कि प्रीवियस ईयर आपके 24-25 पे ये लग जाएगा। समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो यस और नो। तो चलो अपन बात कर रहे हैं ईयर की। ईयर में दो तरीके के ईयर होते हैं, वन इज द कैलेंडर ईयर, बट कैलेंडर ईयर को क्या बोलने का, गोज टू बाय ऑयल। दूसरा फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो उस ईयर को क्या बोलोगे? अरे बोलो क्या बोलोगे? और जिस ईयर में आप उस पर टैक्स भरोगे उसको क्या बोलोगे? असेसमेंट ईयर। आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है? 24-25। मतलब 24-25 में जो इनकम कमा रहे हो उस पर टैक्स कब भरोगे? असेसमेंट ईयर 25-26 में। समझा कि नहीं समझा? अब एक चीज समझना, ये जो असेसमेंट ईयर है ना, ये हमेशा 12 मंथ का ही होगा। भाई सीधी सी बात है, जो हमने इनकम कमा ली उसके बाद असेसमेंट ईयर अगला साल, तो अगला साल ऑलवेज आपके 12 मंथ का होगा। कितने महीने का होगा? 12 मंथ। प्रीवियस ईयर जो है, जिस ईयर में इनकम कमा रहे हो, वो भी 12 मंथ का ही होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई बंदा है जिसने नया बिजनेस चालू किया है या नया सोर्स ऑफ इनकम आया है, तो उसके लिए जो प्रीवियस ईयर है ना, वो 12 मंथ का नहीं होगा। उसके लिए वो प्रीवियस ईयर है, वो उस डेट से स्टार्ट होगा जिस डेट से नया बिजनेस चालू किया है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो हमारा एक बंदा है, आपका नाम गायत्री, कार्तिक, ओके मैंने सोचा गायत्री, अरे तो तूने बोला कार्तिक तो मेरे को लगा गायत्री, ऐसे मतलब सुनाई वैसा ही दिया, तुमको भी वही सुनाई दिया था। हाँ ये देखो, लड़की को भी गायत्री सुनाई दिया था। तो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर कार्तिक। अब एक बात समझना, कार्तिक है, ये कुछ नहीं करता है, ठीक है, कुछ नहीं करता, मतलब ऐसे ही बैठा है, अभी तक कुछ नहीं कर रहा। इसने नया धंधा चालू किया, बिजनेस चालू किया। सो नया बिजनेस चालू किया, पहले कुछ नहीं करता था, नया बिजनेस चालू किया 10th of December 2024 से। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं इसके लिए जो प्रीवियस ईयर ये वाला है, ये 1 अप्रैल 2024 से चालू नहीं होगा, क्योंकि उस दिन तो बिजनेस था ही नहीं। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर चालू होगा फ्रॉम द 10 दिसंबर 2024 से, और इसका ये प्रीवियस ईयर इनकम वाला कंप्लीट कब होगा? 31 मार्च 2025। एंड असेसमेंट ईयर आपका ऑब्वियसली 25-26 रहेगा, जो कि 12 मंथ का होगा। तो असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होता है, प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का हो सकता है अगर आप पहली बार कोई धंधा चालू करते हो या पहली बार कोई इनकम का सोर्स वगैरह आता है। तो जब वो धंधा चालू हुआ या इनकम आई, वहां से तुम्हारा प्रीवियस ईयर चालू होता है। समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो यस और नो। तो देखो चार्जिंग सेक्शन पढ़ रहे हैं, बोलो चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन बोलती है कि इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर, हर साल लगेगा। इट इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन। अब आप बोलोगे पर्सन क्या होता है? सर एवरी पर्सन मतलब ये पर्सन है, मैं पर्सन हूं, तुम भी पर्सन हो, सब पर्सन है अपन, हर किसी पे इनकम टैक्स लगता है। अब आपका डाउट होगा कि सर शिरडी वाले साईं बाबा पे इनकम टैक्स लगता है, यानी वो पर्सन में आएंगे या नहीं आएंगे? सर कंपनी जो है उस पे इनकम टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? सर अगर मान लो देवी देवता है, उनको इनकम टैक्स में मतलब इनकम टैक्स वो भी पर्सन में आएंगे या नहीं आएंगे? हम देखेंगे पर्सन का डेफिनेशन में क्या क्या आता है थोड़े टाइम बाद। इट इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम अर्न्ड बाय पर्सन इन द प्रीवियस ईयर। आप जो प्रीवियस ईयर में कमा रहे हो उस पे ये इनकम टैक्स लगेगा।
एंड इनकम टैक्स की रेट कहां दे रखी है? रेट दे रखी है फाइनेंस एक्ट में। तो फाइनेंस एक्ट में इनकम टैक्स की रेट दे रखी है, उस रेट से आपको टैक्स भरना है ऑन द इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर, और टैक्स आपको कब लगेगा? इन द असेसमेंट ईयर। समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो यस और नो। तो जितना लिखा था उसके बाद एक बार ये डायग्राम बनाओ। सुभाजित भाई साहब, आयुषी, कुणाल, हाँ जी, ऑनलाइन वालों कल छुट्टी है, ठीक है? कल मत आ जाना, लैपटॉप चालू मत कर लेना, ठीक है? तो कल तुम्हारी छुट्टी है, एंजॉय करो, मंडे से फिर पढ़ेंगे। यश, शिखर भाई, पीयूष, ईशा, मानस, चलिए। यस यस मानस, यस। चलिए डन। एक लाइन छोड़ के लिखिए। हाँ ब्रेक देना है, मुझे पता है। हाँ अरे मुझे पता नहीं यार, पता वन कितना टाइम हो गया यार, 2 घंटे हो गए, ब्रेक ही नहीं दिया। ओ भाई साहब, भूल ही गया मैं तो ब्रेक देना था। तो भूल गए तो भूल गए, क्या फर्क पड़ता है करके, ठीक है। हाँ चलो, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन लिख लेते, फिर दे देता हूं, ठीक है। चलिए लिखो एक लाइन छोड़ के, सेक्शन 2 ब्रैकेट में 9, सेक्शन 2 ब्रैकेट में 9 को क्या बोलेंगे? क्लॉज, क्लॉज, सेक्शन 2 क्लॉज 9। लिखो असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर, डैश करके या नेक्स्ट लाइन में जैसा भी आपको लिखना है लिखो। इट मीन्स period of 12 months, it means period of 12 months, it means period of 12 months, commence every year, commence every year on 1st April, commence every year on 1st April, एंड, ए एन डी पहले लिखना, एंड, ए एन डी, उसके बाद लिखना एंड, ई एन डी, एंड ऑन 31st मार्च। आपने लिखा इट मीन्स पीरियड ऑफ 12 मंथ, कमेंस एवरी ईयर ऑन द 1st अप्रैल, एंड ऑन 31st मार्च, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखो
income earned in previous year, income earned in previous year, income earned in previous year is taxed, taxed, taxed in assessment year. Income earned in previous year is taxed in assessment year. Full stop. It means assessee pay tax and file his return of income. It means assessee pay tax. It means assessee pay tax and file his return of income. His return of income in assessment year. In assessment year. Assessment year. Full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखो इनकम अर्न इन PY 24-25, इनकम अर्न इन PY मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 is taxable in AY, is taxable in AY, taxable in AY 25-26, taxable in AY 25-26. एक लाइन छोड़ के लिखो सेक्शन 3, एक लाइन छोड़ के लिखो सेक्शन 3. सेक्शन को याद रखने की यहां जरूरत नहीं है, ठीक है. सेक्शन 3, सिर्फ 3 लिखो. प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर लिखो. लिखो नेक्स्ट लाइन में इट मींस ईयर इन विच, इट मींस ईयर इन विच assessee earn the income. It means year in which assessee earn the income. It means year in which assessee earn the income. Full stop. Normally PY start from 1st April of every year. Normally PY start from 1st April of every year. Normally PY start from 1st April of every year. But in case of new business or profession, but in case of new business or profession, in case of new business or profession, ब्रैकेट में लिखो न्यू सोर्स ऑफ इनकम, ब्रैकेट में लिखो न्यू सोर्स ऑफ इनकम, ब्रैकेट में लिखो न्यू सोर्स ऑफ इनकम, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज. PY स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच, PY स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच, स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच new business or profession was set up, from the date on which new business or profession was set up or new source of business arrived, or new business or profession was set up or new source of business, न्यू सोर्स ऑफ बिजनेस की जगह लिखो न्यू सोर्स ऑफ इनकम, न्यू सोर्स ऑफ इनकम, न्यू सोर्स ऑफ इनकम अराइव्ड, अराइव्ड या अराइज, अराइज लिख लो. न्यू सोर्स ऑफ इनकम अराइज टिल 31st March, टिल 31st March of that year, till 31st March of that financial year, till 31st March of that financial year या that year. नेक्स्ट लाइन में एक एग्जाम्पल लिख लो. मिस्टर कार्तिक started business, Mr. Karthik started business
on 10 December 2024, Mr. Karthik started business on 10 December 2024. Full stop. In this case, PY 2425, in this case, PY 2425 start from 10 December 2024, start from 10 December 2024 and end on 31st March 2025 and end on 31st March 2025. चलिए लीजिए 10 मिनट का ब्रेक, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं.